हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर। ये हिस्ट्री का है और ये पार्ट 3 है। तो इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है हिस्ट्री का, बीए प्रोग्राम का है। तो चलिए इसको मैं आप लोग का नोट्स अभी बताऊंगा, नोट्स के बारे में बताऊंगा। और जो भी बच्चे अभी नए हैं, नए आ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये रहा नोट्स। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, इसका नोट्स है। ओके, चलिए देखते हैं हम। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक योग्य शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी था दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय भारतीय शासकों में एक योग्य शासक था। वह एक प्रतिभा संपन्न एवं दूरदर्शी शासक था। उसने अनेक आर्थिक सुधार भी किए हैं। ठीक है ना। मध्यकालीन भारतीय शासक में से एक योग्य शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत सारे काम किए हैं, सुधार भी बहुत चीज़ों में किया है। अलाउद्दीन के आर्थिक आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान उसके मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण की नीति को दिया जाता है। अलाउद्दीन का जो आर्थिक सुधार में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया जाता है? मूल्य निर्धारण, बाजार का नियंत्रण। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इसमें तजर्बा दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार नीति और मंगोल आक्रमण ने उसके लिए विशाल सेना रखना अनिवार्य कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार नीति क्या करता था? वो साम्राज्य को विस्तार करता रहता था। ठीक है ना, मतलब आक्रमण करता था और फिर वो जगह उस जगह को जीत लेता था। तो इसलिए उसके इसके लिए विशाल सेना रखना अनिवार्य था। इस पर काफ़ी खर्च आता था। अब कुछ भी रखा जाए, सेना का खर्च तो ज़्यादा होता है ना। तो इस पर काफ़ी खर्च होता था सैन्य बल पे। तो सेना पर होने वाले खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया था। ठीक है ना, जब अब भी जैसे है ना वैसा ही उस समय भी अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का क्या कर दिया था? वेतन निर्धारित किया था। अतः यह आवश्यक था कि सैनिकों को इस समिति सीमित वेतन में ही दैनिक आवश्यकताओं, और यह भी आवश्यक था कि जितना आपको हम वेतन दे रहे हैं उसी में आप अपना आवश्यकता को पूर्ति करें, कि वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। तो जितना पैसा देता था उसी में उस वस्तु उपलब्ध कराने की भी ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए भी बाजार का नियंत्रण करता था। ठीक है ना। अतः वस्तु का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक हो गया और वस्तु का निर्धारण मूल्य जो है निर्धारित करता था अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन भी किया, जिसे दीवाने रियासत नाम दिया गया। ठीक है ना। खिलजी ने क्या किया? बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया था, जिसे हम दीवाने रियासत नाम से पुकारते हैं इसको। इसका प्रधान सदर ए रियासत कहा जाता था। इसके प्रधान को, ठीक है ना, दीवाने रियासत के जो प्रधान होता था उसका नाम, प्रधान जो होता था उसको कहते थे हम लोग सदर ए। हम लोग नहीं कहते थे, वो सब कहते थे उन लोगों को। सदर ए रियासत कहा जाता था उस समय। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया। तो प्रत्येक बाजार के लिए जो देख रेख करने के लिए एक निरीक्षक नियुक्त किया गया, हर प्रत्येक बाजार के लिए। इसे साहना कहते थे। अब इसे क्या कहते हैं भाई? प्रत्येक निरीक्षक नियुक्त किया गया तो उसको साहना कहा गया, जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी था, जो कि योजना लागू करते थे। गुप्तचर अथवा बरीद एवं मुनिया, ठीक है ना, मुनिया नियुक्त किए गए ताकि बाजार की गतिविधियों एवं सहना पर निगरानी रख सके। अब देखिए सहना तो एक रखा गया, ठीक है ना, फिर उन पे भी निगरानी रखने के लिए गुप्तचर, बरीद या मनैया
को नियुक्त किया गया, ठीक है ना, कि बाजार के हलचल को देखे और फिर बताए। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित बाजार स्थापित किए। मंडी, मंडी में अनाज का व्यापार होता था। अलाउद्दीन ने बाजार में अन्न की कमी नहीं होने देने के उद्देश्य से अनाज के रूप में ही लगान वसूल किया, जिसे राजकीय गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था। देखिए, मंडी में अनाज की व्यापार होता था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करता था, बाजार में अन्न की कमी नहीं होने देता था कभी भी। उद्देश्य से अनाज के रूप में ही क्या करता था, लगान वसूल किया करता था। जो लगान मिलता था उसको राजकीय गोदाम में सुरक्षित रख दिया जाता था। किसानों को व्यापारियों पैसा नहीं लेता था, वो क्या करता था, अनाज ही लगान वसूल करता था। किसानों को व्यापारियों के हाथों अनाज बेचने की मनाही कर दी गई, ठीक है ना। अब कह रहा है किसानों को व्यापारी के हाथ अनाज बेचने के लिए क्या कर दिया, मनाही कर दी गई, ठीक है ना। प्रत्येक सामान की दर तय कर दी गई थी, जो निम्नलिखित है। गेहूं जो था उस समय, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन था। अब जीतल उस समय का मेजर करने का वो होगा, तो गेहूं उस समय जो था 7.5 जीतल प्रति मन था। जौ 4 जीतल प्रति मन था। चना 5 जीतल प्रति मन था। चावल 5 जीतल प्रति मन था। घी भी था, घी देखिए सस्ता ही था। घी 4 जीतल प्रति 2.5 सेर था। देखिए देखिए, ये 2.5 सेर है भाई, मन नहीं है, 2.5 सेर है। तो घी 4 जीतल प्रति 2.5 सेर था। अब देखिए, घोड़ों, दासों और मवेशियों के बाजार। अब देखिए, ये तो रहा आप लोग को खाने पीने का बाजार था, ठीक है ना, वस्तु का। अब आ गया घोड़ों, दासों और मवेशियों के बाजार। इसमें क्या होता था, वस्तु के किस्म के अनुसार उसका मूल्य निश्चित किया गया। व्यापारियों और पूंजीपतियों को बहिष्कार किया गया। बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। दासों, घोड़ों और मवेशियों की श्रेणी निर्धारित की गई और इसी के अनुसार इसका मूल्य निर्धारित किया गया। सबका इसका भी मूल्य निर्धारित किया गया, ठीक है ना, दासों को, मवेशियों को और घोड़ों को। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपने जीवन काल में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था कर अपना लक्ष्य पाने में सफल रहा। अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के आधार पर उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए। यद्यपि उसकी मूल्य नियंत्रण प्रणाली के इतिहासकारों ने इस आधार पर आलोचना की है, जबकि बहुत सारे इतिहासकार ने इसको क्या किया गया, आलोचना किया है कि यह व्यवस्था न तो जनता के हित में थी और न ही राज्य के स्थायी हित में थी। कह रहा जो भी नियम कानून बनाया वो जबरदस्ती बनाता था, ना ही किसी लोग के हित में रहता था और ना ही किसी राज्य के अस्थायी हित में था। लेकिन हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की मूल्य नियंत्रण नीति काफी मौलिक था। लेकिन कह सकते हैं कि अलाउद्दीन जो भी मूल्य नियंत्रण करता था वो क्या था, काफी मौलिक थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विभिन्न विभागों में शुरू किए गए सुधार निम्नलिखित है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हर विभाग में जो सुधार किया वो इस प्रकार है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी अस्थायी सेना को बनाए रखा और उन्हें शाही खजाने से नकदी में भुगतान किया, ठीक है ना। शाही खजाने से वो नकदी भुगतान करता था, किसको, सैनिकों को। सेना की अधिकतम दक्षता सुनिश्चित सुनिश्चित करने के क्रम में समय समय पर सख्त समीक्षा की जाती थी। सेना का अधिकतम, अब उनका भी चेकिंग होता था ना, कि कितना दक्ष है, उनमें कितना मतलब काम करने में क्षमता मतलब है कि नहीं, दक्ष है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये पूरा चेक होते रहता था। विद्रोह के लिए मूल कारण मानते हुए शराब और दवाओं के सार्वजनिक बिक्री और सुल्तान की अनुमति के बिना सामाजिक समारोह एवं उत्सव को मनाना प्रतिबंध कर दिया गया था। अब देखिए, ये भी एकदम सब राजा के हाथ में ही होता था कि आपको पार्टी नहीं करना है। शराब, जब दवाओं, ये सब को कौन नियंत्रण करता था, राजा ही करता था। और राजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैनिकों को नगद में वेतन देने की शुरुआत ने कीमत विनियमन के लिए प्रेरित किया, जिसे सार्वजनिक रूप से बाजार सुधार के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजारों की स्थापना की, जिसमें
जिनमें पहला अनाज के लिए था, दूसरा कपड़ा, चीनी, सूखे फल, मक्खन और तेल के लिए, तीसरा घोड़ों, दासों और पशुओं के लिए तथा चौथा विविध वस्तुओं के लिए था। ओके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कितने बाजार की व्यवस्था किया था? 4। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला जो सुल्तान था जो कि भूमि को क्या किया, मेजर करने के लिए कहा। इसके भू राजस्व सुधारों ने शेर शाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। ठीक है ना। इसके भू राजस्व सुधारों ने शेर शाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया था। कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान को सैनिकों का भुगतान नकद में करने हेतु सक्षम बनाने के लिए भू राजस्व नकदी में एकत्र की जाती थी। अब जो भी भू राजस्व था वो क्या करना, नकदी वसूला जाता था, पैसा लिया जाता था। ठीक है। नकदी का मतलब होता है सीधा उस समय जो चलन में था पैसा, वही वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवारों एवं लिपिकों को डाक चौकियों पर नियुक्त किया जो सुल्तान को समाचार पहुंचाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवारों एवं लिपिकों को क्या कर दिया, डाक चौकी पर नियुक्त किया जो कि सुल्तान को क्या करता था, समाचार पहुंचाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस विभाग और गुप्तचर पद्धति को ठोस रूप में संगठित किया। ठीक है ना। पुलिस विभाग में नए पदों का सृजन किया और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पुलिस विभाग के गुप्तचर को की पद्धति को ठोस रूप से संगठित किया और पुलिस विभाग में नए पदों का सृजन किया, योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। सुल्तान स्वयं भी गुलामों लड़कों को कीमतों की जांच के लिए उनके अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजता था। अब देखिए क्या कर रहा है, सुल्तान स्वयं भी गुलामों लड़कों को कीमतों की जांच के लिए अनेक वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजता था। पक्ष विपक्ष के उल्लेख के साथ सुधारों की सफलता की सीमा का मूल्यांकन निम्नलिखित रूपों में वर्णित है। अफसर काफी सावधानीपूर्वक कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और निश्चित दरों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों को सजा मिलती थी। जो भी उल्लंघन करता था नियम कानून को, उसको क्या मिलता था, सजा मिलता था। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अकाल के दौरान भी उसी कीमत को बनाए रखा गया था। अकाल भी आया था तो वही कीमत रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बड़े जमींदार भी भूमि कर देने से नहीं बच सकते थे। जो भी बड़े जमींदार थे वो भी भूमि कर देने से क्या करते थे, बच नहीं पाते थे, उनको भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन की डाक व्यवस्था पर्याप्त कुशलता के साथ कार्यरत थी और इससे सुल्तान को विद्रोह एवं युद्ध अभियानों का समाचार शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो जाता था प्राप्त होते था। अलाउद्दीन के बाजार की सफलता का श्रेय वरीद एवं मुनियों जैसे सूचना प्रदाताओं को जाता है। ठीक है ना। जो भी अलाउद्दीन बाजार सफलता का श्रेय किसको जाता है, वरीद एवं मुनिया, जो कि अपना रखा था बाजार बाजार को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है ना, देख रेख के लिए तो बहुत सफल रहा। राजस्व एकत्रीकरण में एक दोष त्रुटिपूर्ण वसूली थी। ठीक है ना, राजस्व एकत्रीकरण में दोष त्रुटिपूर्ण थी। ठीक है ना, जिससे बहुधा राशि बिना वसूल किए ही रह जाती थी। यानी मतलब जो जबरदस्ती बोल सकते हो, तो थोड़ा सा उसका था, टैक्स वसूल करने का थोड़ा सा जरिया अलग था। तो खालसा भूमि के विस्तार के से निचले दर्जे के राजस्व कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें अधिकांश भ्रष्ट लुटेरे भी थे। ठीक है ना। खालसा भूमि के विस्तार से निचले दर्जे के राजस्व कर्मचारियों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, जिसमें बहुत से भ्रष्ट लोग थे। ठीक है ना, लुटेरे भी थे। यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली के बाजार के नियम प्रांतीय राजधानियों और नगरों में भी लागू होते थे या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कहीं भी कि दिल्ली के बाजार के नियम प्रांतीय, प्रांत मतलब छोटे छोटे गांव कस्बों में ये लागू था कि नहीं, प्रांतीय राजधानियों और नगरों में भी लागू होते थे या नहीं। समकालीन परिस्थितियों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार अहम स्थान रखते थे। हालांकि कुछ त्रुटियां भी थी जिसमें प्रणालियों का विकास के दौर में होना भी एक प्रमुख कारण था। तो यहीं पे बच्चों समाप्त हो गया है। ये था अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक सुधार का जो व्यवस्था था, उसके लिए विवेचना था ये, वो क्या करता था क्या नहीं करता था इसके बारे में बताया गया इसमें।
तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ बताया गया है, लिखा गया है, तो आप लोग इसको पढ़िए और इसको प्रिपेयर करिए, ताकि जैसे ही आप लोग का पेपर हो फिर आप लोग को पता चले कि ये क्वेश्चन कैसा है, कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो आपको अभी से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, फिर आगे जब पेपर होगा तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। ओके बच्चों। और जो लोग सोचते हैं कि अभी हम नहीं करें और पेपर के समय ही करेंगे, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट जो था तो बहुत दिन टाइम दिया था देने के लिए, लेकिन ये क्या होगा, 3 घंटे में ही आपको लिख करके देना होगा। ठीक है ना, 4 घंटा देगा जिसमें 3 घंटे लिखिए और 1 घंटे में अपलोड करिए। ठीक है ना बेटा, तो आप लोग सही से पढ़िए और देखिए, इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।